नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना बत्रा। सावन के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं को कहना है कि यहाँ आने से जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों की पालन करते हुए भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। बहुत मैंने पहली बार आई हूँ। मैं यहाँ मान्यता है कि शिव जी अपने आप निकले हैं। शिव जी को बेल पत्र धतूरा बेलपत्र विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए और इसमें भांग भस्म सारी चीज़ें होती हैं। और आप यहाँ पे झारखंडी में जितनी सुनते हैं मुरादें पूरी होती हैं। तो जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं वो एक बार जरूर यहाँ पे आए और दर्शन करें बाबा भोलेनाथ। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए लाइन में लग के यहाँ पे जलाभिषेक किया है, जिसमें मध्य पानी अति रहता है और उससे जलाभिषेक किया है और इसी तरह ही पूजन किया है। बाकी यहाँ पे काफ़ी देखने में मिला है कि काफ़ी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा मन खिन्न ज़रूर हुआ है क्योंकि वो। चलिए सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ कारगिल दिवस है आज और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां जनता संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है, पूर्वोत्तर को शांति और विकास के रास्ते पर ले गए हैं। आपको ये बता दें कि यहां साफ तौर पर कहा गया कि असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का मतलब ये है कि असम में आतंकवाद दंगों को स्थायी रूप से खारिज कर दिया गया है, विकास की ओर बढ़ रहा है देश। और शाह ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि असम के लोगों ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को वोट दिया क्योंकि महसूस किया कि राज्य में आतंकवाद और आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल और मौजूदा सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई है, असम के लोगों ने विकास के रास्ते को प्राथमिकता दी। हिमंत बिस्व शर्मा ने
बताया कि इस दौरान विकास के रास्ते प्राथमिकता दी गई और यहां असम के मंत्रियों सीएम शर्मा को बधाई देता हूं क्योंकि वो राज्य में बीजेपी की लगातार दूसरी पारी का प्रतीक है। विकास के रास्ते पर आप आसाम को चलाइए। भूपेन हजारिका के स्वप्न को पूरा करने के लिए आप एक प्रयत्न करिए और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देने का काम किया था। 5 साल जिस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई, आसाम की जनता को विकास का रास्ता पसंद आया और उसी का परिणाम है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आसाम के नए मुख्यमंत्री बनकर यहां पर उपस्थित। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आसाम की पूरी टीम को जो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक दूसरी टर्म की पारी की शुरुआत करी। आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम का यहां के स्थानीय लोगों का महत्व, इसको कोई कम करना नहीं चाहता। हम तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खानपान जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। गोवा सरकार ने रविवार को राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। राज्य में सबसे पहले 9 मई को कर्फ्यू लगाया गया था। संक्रमण के मामलों की बात करें तो बढ़ोतरी के कारण समय समय पर इसमें विस्तार किया जाता रहा। सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट करते हुए कहा कि यहां 2 अगस्त 2021 सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा। रविवार को गोवा में कोविड-19 के 75 नए मामले आने से संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,70,491 हो गई और संक्रमण से 6 और मरीजों की मौत होने से मरने वालों की जो संख्या है वो 132 हो गई है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि राज्य में 149 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 1,66,201 हो गई है और जबकि इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 1,158 है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र गांव गुमटी में 19 जुलाई को एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि संपत्ति के लालच में बुजुर्ग किसान की हत्या उसके सगे भांजे ने ही करवाई है। वहीं आज पुलिस ने अभियुक्त को लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर पुलिस ने सनसनीखेज एक हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। आपको बताना चाहूँगा, सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र गांव गुमटी में अब से 1 हफ्ता पहले बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चिलकाना पुलिस को लगाया गया था, एसओजी टीम को लगाया गया था। 1 हफ्ते बाद कड़ी मेहनत चिलकाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताना चाहूँगा, एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 हफ्ते पहले किसान बुजुर्ग की हत्या बल्कि किसी और ने नहीं की, उसके भांजे ने हत्या की थी। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एच चन्नप्पा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की बात कही है। थाना चिलकाना के गुमटी गांव में एक बुजुर्ग किसान की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये 19 तारीख का मामला है, 19 जुलाई का। आज 1 हफ्ते के बाद इस घटना का सफल खुलासा हुआ है। किसान की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वो सुबह अपने घर से अपने खेत के लिए साइकिल से जा रहा था। घटनास्थल पर उसकी साइकिल मिली थी और उसकी मृत किसान मिला था।
घटना का खुलासा हुआ है, उसमें उसके सगे भांजे ने उसकी हत्या की है। किसान अकेले रहता था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, माँ बाप की मृत हो चुके थे उसके माँ बाप। उसके पास करीब 50 से 55 बीघा खेत था। लालच में आके उसके भांजे ने अपने एक अन्य रिश्तेदार से मिलकर योजना बनाकर उसकी हत्या की, ताकि उसको जो मृतक है उसकी सारी प्रॉपर्टी उस। और उधर भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज हैदराबाद के पास 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि भूकंप का जो केंद्र है वो हैदराबाद से 156 किलोमीटर दक्षिण में था। भूकंप सुबह 5 बजे IST सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर मापा गया। बीती रात पूर्वी सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहाँ भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि भूकंप बीती रात 8:39 पर आया, इसके झटके महसूस किए गए। खबरों की माने तो लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकले और किसी तरह की जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए रिक्टर स्केल का पैमाने का इस्तेमाल किया गया और इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के अंकों के आधार पर मापा जाता है और भूकंप को इसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से मापा जाता है। और यहाँ लेंगे छोट सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा के बाहर हटाए जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। चल रही अटकलों के बीच उनके कार्यकाल में यहां 2 साल पूरे हो गए हैं। तो यहां आपको ये बता दें कि येदियुरप्पा इस अवसर पर सुबह 11 बजे विधान सौदा के बैंकेट हॉल में 2 घंटे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब सीएम ने कहा कि वो अपने पद पर बने रहने के बारे में पार्टी नेतृत्व निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले रविवार को बेलगावी के जिला मुख्यालय शहर में येदियुरप्पा ने दोहराया कि वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आलाकमान से निर्देश मिलने के बाद वो उचित निर्णय लेंगे। येदियुरप्पा की जगह दलित मुख्यमंत्री लाए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला नहीं लिया जा सकता, ये फैसला आलाकमान के हाथ में है। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी कई घटनाओं में अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं में 50 लोगों से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे आज सतारा, सांगली और कोल्हापुर का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि यहाँ सीएम उद्धव ठाकरे सतारा में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रेस से बातचीत भी कर सकते हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में भीषण बाढ़ से ग्रस्त चिपलून का दौरा किया। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के काफिले को रोका और उन्हें इलाके में बारिश के कहर से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। हरियाणा के कालेवाली की बात कर लेते हैं, जहां वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर वन विभाग में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि यहां सिरसा के कालावाली की बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक बलकौर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और मौके पर विधायक ने गांव में पौधे लगाने के लिए पौधे से भरे ट्रैक्टर ट्रालियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में वन विभाग के रेंज की देखरेख में हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। वन विभाग ने समाज सेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को पौधे भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने कहा कि वन महोत्सव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो आम लोगों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना है। सरकार द्वारा सारे स्टेट में वन महोत्सव मनाया गया और उसी के तहत कालावाली में वन महोत्सव मनाया गया, जिसके अंदर BDPO साहब, BO साहब एंड जो अपने XMLA एंड BMC एंड CNG उन्होंने भाग लिया और हमारे द्वारा पौधारोपण कराया गया और कालावाली रेंज के अंदर 27,000 पौधों का लक्ष्य रखा गया।
आज ट्रैक्टरों को गांव में झंडी देकर रवाना किया गया। ये पौधे गांव में बांट दिए गए, पंचायतों द्वारा दे दिए गए, उन समय बांट दिए। और उधर पंजाब के बटाला की बात कर लेते, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में बीच हुए विवाद में हवाई फायरिंग की गई। मामले की सूचना मिलते ही बटाला पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया ये जा रहा है कि यहां पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि मौके की जांच में पता चला कि पड़ोस में रहने वाली दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद है, जिसे लेकर दो पक्षों में हवाई फायरिंग हुई है। और वहीं थाना सिविल लाइन के एक उप निरीक्षक हरपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਬੋਰੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਦੇ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਹਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਵਗੈਰਾ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। यूपी के हापुड़ की बात कर लेते हैं अब। हैंडलूम नगरी पिलखुआ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। बताया ये जा रहा है कि उद्घाटन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। अब यहां ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ से स्थानीय जनता को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सीएचसी में निःशुल्क ऑक्सीजन मिलेगी। बता दें आपको कि जनपद में जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर अस्पतालों में बेड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जैसे धौलाना विधानसभा के अंदर लखवा में है, धौलाना में है, सपनावत में सीएचसी, इन सब के अंदर एक एक प्लांट लगा है। इस प्लांट की क्षमता है 500 लीटर प्रति मिनट। तो उसके हिसाब से सारी इसकी वायरिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, ट्यूब लग गई हैं, ताकि यहाँ पर कभी आगे भी ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ती तो कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरीके से जितने भी अस्पताल हैं सरकारी जनपद के अंदर, उन सब के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट लगा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजनाओं के तहत जारी निर्माण कार्य के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको ये बता दें कि यहाँ बड़ा दावा भी किया गया और ट्वीट कर ये दावा किया कि संसदीय सहयोगियों की तरफ से जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1000 या उससे ज्यादा करने का प्रस्ताव है, लेकिन इसे लागू करने से पहले जनता की राय ली जानी चाहिए। मनीष तिवारी ने ये कहा कि बीजेपी में संसदीय सहयोगियों द्वारा उन्हें विश्वसनीय रूप से सूचित किया गया और 2024 से पहले लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 1000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव है। 1000 सीटों वाले नए संसद कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए। एक सांसद का काम देश के लिए कानून बनाना है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा भूमिका को कमजोर कर दिया गया था। विकास की अनिवार्यताओं का ख्याल रखने के लिए हमारे पास 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, जो विधानसभाओं में सबसे ऊपर है। अगर लोकसभा सीटों को 1000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है तो इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का दावा सामने आया है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजनाओं के तहत जारी निर्माण कार्य के बीच उन्होंने एक दावा किया है। एक ट्वीट कर दावा किया कि उन्हें संसदीय सहयोगियों की तरफ से जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1000 या उससे ज्यादा करने का प्रस्ताव है, लेकिन इसे लागू करने से पहले जनता की राय ली जानी चाहिए। यहाँ मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी में संसदीय सहयोगियों द्वारा उन्हें विश्वसनीय रूप से सूचित किया गया कि 2024 से पहले लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 1000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव जारी किया गया है, लेकिन यहाँ 1000 सीटों वाले नए संसद कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक गंभीर सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए कि एक संसद का काम देश के लिए कानून बनाना है और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा भूमिका को कमजोर भी दिया गया था। विकास की अनिवार्यता का ख्याल रखने के लिए हमारे पास 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, जो विधानसभाओं में सबसे ऊपर है। अगर लोकसभा सीटों को 1000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है तो इसमें कई दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।